सभी को नमस्ते। मैं पवन कुमार। आज की इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। एक्चुअल में ये कक्षा 10 की इतिहास से जुड़ी हुई पुस्तक भारत और समकालीन विश्व भाग 2 की पहली इकाई यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, उसका तीसरा ये वीडियो है। 2 वीडियो हमने पहले डाल दिए थे, वो नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप वहाँ जाके उनको भी जरूर देखें। हमारा प्रयास ये रहता है कि इन विपरीत परिस्थितियों में जब आपके पास कोई सामग्री नहीं है तो हमारे वीडियो के साथ आप चल के अपने अध्ययन को जारी रखें। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखें और आप हमसे जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी तक शेयर करें, लाइक करें। चलिए हम बात कर लेते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। और जैसा कि वर्णित है, हमें मध्य 18वीं सदी की बात करें तो उसके अंदर यूरोप के नक्शे पे अगर नज़र दौड़ाएं तो क्या लगता है, एक्चुअल में आज जैसा है वैसा ही होगा, पहले वैसा नहीं था। और जो आज हम जो स्थितियां देखते हैं जैसे जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, फ्रांस, क्या उसी टाइम में वो स्थितियां थी? ऐसा नहीं है। एक्चुअल में वहाँ क्या था उस समय, राजशाहियाँ, डचियाँ, कैंटेन के अंदर ये एरिया बटे हुए थे यूरोप के, और जिनके अंदर शासकों का क्या था, स्वायत्तता था, यानी राजाओं का राज था। और पूर्वी और मध्य यूरोप, ध्यान देना, इसके ऊपर निरंकुश शासक काबिज थे। और इन इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे, अलग अलग पहचान वाले लोग थे, लेकिन वो अपने आप को एक सामूहिक पहचान या कोई समान संस्कृति के अंदर नहीं जोड़ पा रहे थे। यानी उनकी कोई सामूहिक पहचान या समान संस्कृति नहीं थी। सिर्फ एक राजा था उनका, बाकी किसी की अलग कल्चर थी, किसी की अलग भाषा थी, तो वो अलग अलग चीज़ें थी, लेकिन उनके ऊपर एक निरंकुश राजतंत्र काम कर रहा था। और वे अक्सर अलग अलग बोलियां बोलते थे, अलग अलग जातियों के समूह थे। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो, इन्होंने बताया कि ऑस्ट्रिया और हंगरी पर शासन करने वाला हैब्सबर्ग साम्राज्य कई अलग अलग क्षेत्र और जन समूह को जोड़कर बना था। और इसमें कौन कौन से थे, देखो, एल्प्स के टेरोल, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड जैसे इलाकों के साथ साथ बोहेमिया भी शामिल था। यहाँ के कुलीन वर्ग में जर्मन भाषा बोलने वाले ज़्यादा थे। कुलीन वर्ग कौन सा होता था, जो थोड़ा सा संपन्न वर्ग है, उसके अंदर जर्मन भाषा बोलने वाले ज़्यादा थे। और बाकी जो लोग थे वो अपनी स्थानीय भाषाएं बोलते थे। हैब्सबर्ग साम्राज्य के अंदर लोम्बार्डी और वेनेशिया जैसे इतालवी भाषा बोलने वाले थे। इतालवी भाषा आज का जो इटली है उसकी जो भाषा है वो इतालवी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो कुल मिला के बात ये चल रही है कि उस एरिया के अंदर एक राजा के अंदर जो भी लोग थे, ऐसा नहीं कि वो एक ही बोली के थे, अलग अलग भाषाओं के थे, अलग अलग कल्चर के थे। और हैंगरी की बात करें तो हैंगरी में आधे लोग मंग्यार भाषा बोलते थे, जबकि बाकी लोग अपनी कोई स्थानीय बोलियां बोलते थे। और गालिसिया में कुलीन वर्ग जो पोलिश भाषा, ये पोलिश भाषा कौन सी है, जो पोलैंड के अंदर बोली जाती है, पोलिश भाषा, वो बोलते थे। और इन प्रभावशाली समूह के अलावा हैब्सबर्ग साम्राज्य की सीमा रेखाओं के भीतर भारी संख्या में खेती करने वाले लोग अधीन अवस्था में रहते थे। तो खेती करते थे, वो अधीन थे किसी के। और एग्जाम्पल देखें तो ये उत्तर में बोहेमियन और स्लोवाक, ठीक है, और कार्नियोला में स्लोवेंस, और दक्षिणी में क्रोएट, और पूर्व की तरफ ट्रांसवेल्निया में रहने वाले लोग राउमन। यानी ये कौन से लोग थे, ये सारे दूसरों की अधीन काम करते थे। यानी जो कुलीन वर्ग के लोग थे उनके स्वामित्व, यानी उनके नीचे अंडर में काम करते थे ये। और ऐसा फर्क राजनीतिक एकता को बढ़ा नहीं सकता था। हमने अभी तक जो बात करी उसके अंदर साफ है कि बोलियां अलग अलग थी, उनकी पहचान अलग अलग थी, लेकिन सिर्फ एक चीज जिनको बांध रही थी वो कौन सी थी, एक राजा के प्रति उनकी निष्ठा। यानी एक राजा था, उनके प्रति वो निष्ठा रखते थे कि हमारा ये राजा है। बाकी वो सब अलग अलग तरीके से बिहेव करते थे। तो बात हम क्या कर रहे हैं, राष्ट्रवाद। तो उनमें यही आया कि हम अपनी बोली वाले एक जगह हों, क्यों नहीं हो सकते हैं? अगर हम प्रयास करेंगे तो एक जगह हो सकते हैं। हमारी ये कल्चर है, ये दूसरी कल्चर के लोग हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, ये गलत है। तो एक्चुअल में यही
बात तो राष्ट्रवाद का है, और इसके अंदर जो घटनाएं देखें हम, इन घटनाओं को भी आप एक बार समझ लेना। ये जो तिथियां हैं, इन तिथियों के सारे आप काफ़ी चीज़ों को आगे बढ़ा पाएंगे। एक तो नेपोलियन का उस एरिया के अंदर मेन रोल रहा है। नेपोलियन ने आपको पता है जब 1789 के अंदर फ्रांस में क्रांति स्टार्ट होती है, और क्रांति जब तक चलती है जब तक वहाँ यानी नेपोलियन के बाद में भी राजशाही वापस आ जाती है और डेमोक्रेसी स्टेब्लिश नहीं हो जाती है, तब तक क्रांति चलती है। और नेपोलियन ने आने के बाद में फ्रांस का विस्तार किया, और उस विस्तार की बातें करें तो नेपोलियन ने इटली पर हमला कर लिया और नेपोलियन के युद्धों की शुरुआत हो जाती है ये। और ये 1814-15 यहाँ नेपोलियन का अंत होता है और वियना शांति संधि होती है, इसकी भी आगे हम बात करेंगे। और 1821 में यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष प्रारंभ होता है, और 1848 में यहाँ पर क्रांति जो है, फ्रांस की क्रांति निर्णायक मोड़ में जाती है। और इसके अंदर देखो आर्थिक परेशानियों से ग्रस्त कारीगर, मजदूर, किसान, ये सब बगावत पे ऊपर उतर आते हैं। मध्यम वर्ग संविधान और प्रति विध्वंसात्मक सरकार के गठन की मांग करता है। और इतालवी, जर्मन, मेंगार, पोलिश, चेक आदि ये सारे अलग अलग जो फ्रांस के अंडर में काम कर रहे थे, ये अलग राज्यों की मांग करते हैं। और इसके बाद में इटली का एकीकरण होता है, जर्मनी का एकीकरण, और हैब्सबर्ग और ओटोमन साम्राज्यों में स्लोव जो एरिया है तो वो भी अपना एक अलग राष्ट्र बनाने के लिए संघर्ष करते हैं, यानी वो स्लोव राष्ट्रवाद की बात भी वहाँ उठती है। इसके बाद में हम बात करें कुलीन वर्ग और नया मध्यम वर्ग वहाँ पर तैयार हो रहा है। कुलीन वर्ग की बात मैंने पहले बताई थी, वो संपन्न वर्ग है समाज का, और उसके बाद में उससे नीचा वाला मध्यम वर्ग है, यानी सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक कुलीन वर्ग, ठीक है ना। ये यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभावशाली वर्ग था। इस वर्ग के सदस्य एक साझा जीवन शैली में बंधे हुए थे जो क्षेत्रीय विभाजनों के आर पार व्याप्त थी, और वे ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरी इलाकों में हवेलियों के मालिक थे। राजनीतिक कार्यों के लिए और उच्च वर्गों के बीच वे फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे, और पारिवारिक इनके जो संबंध थे वो यानी विवाह और परिवार संबंध के द्वारा ही आपस में जोड़ते थे। मगर यह शक्तिशाली कुलीन वर्ग संख्या के लिहाज से बहुत छोटा वर्ग था। जनसंख्या के अधिकांश हिस्से में कौन थे? कृषक थे, और पश्चिम में ज्यादातर जमीन पर किराएदार और छोटे काश्तकार खेती करते थे, जबकि पूर्वी और मध्य यूरोप के अंदर भूमि विशाल जागीरों में बटी हुई थी जिस पर भूदास खेती करते थे। यहाँ पर जो बात बताई, यानी कुलीन जो वर्ग था ये जमीन का मालिक था, शहरों में इनके पास बड़ी बड़ी हवेलियां थी। ये लोग बाग दूर दूर थे, कोई से एरिया में थे, कोई से एरिया में थे, यानी क्षेत्रीय विभाजन होने के बाद में भी जुड़े हुए थे। किससे जुड़ाव था इनका? वैवाहिक संबंधों के द्वारा इनका जुड़ाव था। तो ये जो बात समझाई, इसके अंदर यही बात है कि जो नीचे के तबके का ग्रुप यानी वो कुलीन वर्ग से दबा हुआ था, उनके अंदर ये बात उठती है कि ये लोग हमारे ऊपर परमानेंट शासन करने के लिए ही बैठे हुए हैं। यही बात धीरे धीरे ये विचार जो है उभरता गया, यही राष्ट्रवाद के रूप में आगे प्रफुल्लित हुआ। और आगे देखो क्या कहा है, पश्चिम और मध्य यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वर्ती से शहरों का विकास हुआ और वाणिज्यिक वर्ग का उदय हुआ। यानी औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, शहर बने और एक नया वर्ग तैयार हो गया, यानी जो उद्योगों के ऊपर नियंत्रण रखता था, वाणिज्यिक वर्ग, और बाजारवाद प्रारंभ हो गया। इंग्लैंड के अंदर औद्योगिकीकरण 18वीं सदी के दूसरे भाग में शुरू हो जाता है, ठीक है ना। 1870 की बात करते हैं हम ये। और लेकिन फ्रांस और जर्मनी के राज्यों के कुछ हिस्सों में ये 19वीं शताब्दी के दौरान होता है, ये बाद में होता है वहाँ। और इन प्रक्रियाओं के फलस्वरूप एक सामाजिक समूह अस्तित्व में आए। श्रमिक वर्ग के लोग और मध्यम वर्ग जो उद्योगपति, व्यापारी और सेवा क्षेत्र के थे, उनके बाद में मध्यम और पूर्वी यूरोप में इन समूह का आकार 19वीं सदी के अंतिम दशकों में छोटा था,
कुलीन विशेषाधिकार की समाप्ति के बाद शिक्षित और उदारवादी मध्यम वर्गों के बीच भी राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए। यहाँ देखो ये वर्ग जो शिक्षित और उदारवादी वर्ग, ठीक है, इन लोगों के बीच में यानी राष्ट्र की संप्रभुता, एकता, यानी राष्ट्र को किस प्रकार से ढाला जाए, ये बात धीरे धीरे उभर के आने लगी। और अब हम बात करें उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे। यानी उदारवाद का हमने जो पहले जिक्र किया था, वो उदारवाद एक्चुअल में क्या है, ठीक है। उदारवाद क्या है? उदारवाद का जो कॉन्सेप्ट है, इसको अगर समझें, उदारवाद यानी लिबरलिज्म, और ये लातिन भाषा के शब्द लिबर से बनाया और जिसका अर्थ होता आजाद। यानी क्या है, नए मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद का मतलब है व्यक्ति के लिए आजादी, ठीक है, और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। ये दो चीज उदारवाद को आगे बढ़ाती है। राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता है जो सहमति से बनी हो, ठीक है। तो ये तीसरी बात होगी उदारवाद के अंदर, यानी एक तो आजादी की, एक कानून के समक्ष बराबरी की, और एक यानी एक ऐसी गवर्नमेंट जो सबकी कोऑर्डिनेशन से बनी है, सबकी सहमति से बनी है। तो ये चीज उदारवाद की हावी होने लगी धीरे धीरे। और फ्रांसीसी क्रांति के बाद उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति, संविधान और संसदीय प्रतिनिधित्व सरकार का पक्षधर था। यानी उस टाइम में जो फ्रांस की क्रांति प्रारंभ होती है तो वो इसीलिए तो थी, वो मोनार्की को खत्म करना, पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों को खत्म करना, इसके पक्षधर थे वो। 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी बल देते थे, ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं था कि कानून के समक्ष बराबरी का विचार सबके लिए मताधिकार के पक्ष में था। वहां पर जो उदारवाद की कई बातें ऐसी भी हैं जो आज के उदारवाद से मेल नहीं खाती। और आप याद करें कि फ्रांस की जो क्रांति है, यानी क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था। यानी वहां पर, कहाँ पर, फ्रांस के अंदर उदारवाद के ऊपर सबसे ज्यादा स्टार्टिंग होती है। और वहाँ के एग्जाम्पल ये, वहाँ मत देने और चुने जाने का अधिकार केवल संपत्तिवान पुरुषों को ही था, यानी जिनके पास पैसा था वही लोग मत देते थे। संपत्ति विहीन पुरुष और महिलाओं को इन अधिकारों से वंचित, यानी उनके पास राजनीतिक अधिकार नहीं थे। और लेकिन बीच में कुछ बदलाव भी हुआ, लेकिन थोड़े समय के लिए जैकोबिन शासन के समय सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार दिया था, लेकिन ये थोड़े समय हुआ। वापिस नेपोलियन आ गया, नेपोलियन संहिता बनी। ये आपको पता है, पूरे एरिया में जहाँ पर नेपोलियन ने शासन किया वहाँ पर नेपोलियन संहिता ही चलाई गई थी। इसके अंदर पुनः सीमित अधिकार कर दिए और ये मताधिकार को वापिस ले लिया। और उसने महिलाओं को अवयस्क का दर्जा दिया और पिता और पत्नियों यानी उनको, महिलाओं को पिता और पतियों के अधीन कर दिया। और संपूर्ण 19वीं सदी और 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में महिलाओं और संपत्ति विहीन पुरुषों ने समान राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हुए विरोध आंदोलन चलाए। यानी महिला जिनको राजनीतिक अधिकार नहीं थे, या वो जो व्यक्ति जो संपत्ति के मालिक नहीं थे, उनको भी कोई राजनीतिक अधिकार नहीं थे, उन्होंने आंदोलन चलाई। और आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो ये बात ऊपर करी हमने, कौन सी बात करी, राजनीतिक क्षेत्र की। आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो उदारवाद बाजारों की मुक्ति और चीजों और पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए नियंत्रण को खत्म करने के पक्ष में था। यानी उदारवाद ये भी चाहता था कि ये जो टैक्स वैक्स लगा रखा है, कंट्रोल कर रहे हैं, चीजें एक दूसरी जगह से आने जाने पे पाबंदियां की भी बंद हो जाए, इस पे भी बड़ा फोकस था। 19वीं सदी के दौरान उभरते हुए मध्यम वर्गों की जोरदार मांग थी। और इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यानी 19वीं सदी के पहले भाग में जर्मन भाषी इलाकों का उदाहरण लें। नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों से अनगिनत छोटे प्रदेशों से 39 राज्यों का एक महासंघ बना और प्रत्येक की अपनी मुद्रा और नापतोल। यानी देखो, इतने सारे राज्य उसके अंदर हो गए, यानी जिसके ऊपर नेपोलियन का प्रशासनिक नियंत्रण था। और उनकी सबकी अलग अलग मुद्रा थी, अलग अलग नापतोल की प्रणालियां थी। और एक एग्जाम्पल बताया, 1833 में हैम्सबर्ग से न्यूरेमबर्ग जाकर अपना माल बेचने वाले व्यापारी को क्या क्या करना पड़ता था।
11 सीमा शुल्क नाकों से गुजरना पड़ता था। बताओ, इतने सारी चूड़ियाँ लगती थी, उनको पार करके वो दूसरी जगह सामान बेचने जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ से अब अपने यहाँ एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज़ आती है तो जगह जगह हर 50-60 किलोमीटर पे चुंगी वाले रोक के उसकी नापातोली करें तो बड़ा अजीब लगता है, वो चीज़ें सर्वाइव ही नहीं कर पाती। ऐसा वहाँ हो रहा था, तो इसका मतलब इसके विरोध में तो थे ही लोग। यानी हर बार ये बता रहा है 11 जगह उसको रोका, यानी चुंगी लगती थी, और हर जगह 5% यानी सीमा शुल्क उसको अदा करना पड़ता। और शुल्क अक्सर वस्तु का वजन और आकार के अनुसार होता था। अब हर जगह उसका वजन आकार मेजर करना, ये तो बड़ा पेचीदा काम था। नाप तोल की व्यवस्था भी अलग अलग थी हर क्षेत्र की, और ये हिसाब लगाने में बड़ा समय लगता था। इसने बताया है कि मसलन जैसे कपड़ा नापने के लिए उस समय वहाँ पर जो एल चलता था और उसकी लंबाई भी हर जगह अलग अलग होती थी। तो उसके लिए बताया है कि जैसे 1 एल कपड़ा फ्रैंकफर्ट में अगर खरीदा जाता है तो वो 54.7 सेंटीमीटर बैठता है, और मेज में खरीदते हैं तो 55.1 सेंटीमीटर, और न्यूरेमबर्ग में खरीदते हैं तो 65.6, और फ्राइबर्ग में खरीदते हैं तो 53.5 सेंटीमीटर बैठता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हर एरिया के अंदर नाप तोल की जो इकाइयाँ थी वो अपने एरिया के नियम के अकॉर्डिंग थी। तो ये जो व्यापार को खोलने के अंदर जो एक बाधा थी, उस बाधा को तोड़ने के लिए लोगों के अंदर, यानी कौन सा वर्ग, वाणिज्यिक वर्ग, इनके बीच में यह था कि ये टूटनी चाहिए ये बाधाएं। और अब आगे इन्होंने बताया भी है कि वाणिज्यिक वर्ग ऐसी परिस्थितियों को आर्थिक विनिमय और विकास में बाधक मानते थे, और एक ऐसे एकीकृत आर्थिक क्षेत्र, ठीक है, एक एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के निर्माण के पक्षधर थे, जहां पर क्या होगा, वस्तु, लोग और पूंजी, इन 3 चीजों का आवागमन बाधा रहित होगा। और इसका एक एग्जाम्पल भी बताया है कि 1834 में परसा, ठीक है ना, ये राज्य था परसा, और वैसे इसके ऊपर भी नेपोलियन का नियंत्रण था, कि पहल पर एक शुल्क संघ बनता है, इसका नाम है जाल वेरोइन, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नाम जो है पूछ लिया जाता है। ये बना और जिसके अधिकांश इसके अंदर जर्मन राज्य आ गए इसमें, और इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त किया। मुद्रा जो अलग अलग एरिया में चलती थी उनको भी कम करके 2 ही कर दिया, जो पहले 30 के आसपास थी। इसके अलावा रेलवे का जाल बिछ गया, जिससे आर्थिक गतिविधियां बढ़ी, आर्थिक हित जो हैं उनसे राष्ट्र जुड़ने में कामयाब हुआ। यानी जब इतनी सारी चीजें एक हो गई तो राष्ट्र क्या हुआ, जुड़ना, यानी राष्ट्र के एकीकरण में सहायक बनी ये सारी चीजें। और ये सारी चीजें यानी ये व्यापकता है ना, राष्ट्रवादी भावनाओं को आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर की ओर धकेल के ले गई। तो ये जो चीजें हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम यही तो पढ़ रहे हैं ना कि राष्ट्रवाद कैसे तैयार हो रहा है यूरोप के अंदर, और उसके अंदर कौन कौन से घटक हैं। और एक 1815 के बाद के अंदर जो बातें बनी, यानी नेपोलियन जाने के बाद की बात है, ठीक है ना। यूरोप तो बदल गया, नेपोलियन का अंत हुआ। नेपोलियन के अंत के बाद में, यानी नेपोलियन ने थोड़े समय तक ही राज किया फ्रांस के ऊपर, राजा हुआ नेपोलियन फ्रांस का, लेकिन उसके बाद में काफी कुछ चेंजिंग हुआ, और उस चेंज का असर क्या हुआ वो हम देख लेते हैं। एक्चुअल में जो उदारवाद था वो रूढ़िवाद के अंदर भी बदला है। अब ये रूढ़िवाद की कौन कौन सी बातें हैं, यानी 1815 के अंदर नेपोलियन की हार हो जाती है, ठीक है, और उसके बाद यूरोपीय सरकारें रूढ़िवाद की ओर खींची चली जाती हैं। और ये इन रूढ़िवादी ये क्या मानते थे कि राज्य और समाज की स्थापित परंपराएं, पारंपरिक संस्था कौन कौन सी हैं, यानी राजतंत्र, चर्च और सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहिए। नेपोलियन के जाने के बाद में नेपोलियन ने यानी जो राजा के रूप में काम किया, लेकिन वो जो उनके विशेषाधिकार थे उनको काफी कुछ बदला। लेकिन नेपोलियन के जाने के बाद में उनके ऊपर यानी रूढ़िवाद के ऊपर वापस जोर चला, और फिर भी अक्सर रूढ़िवादी लोग क्रांति की से पहले के दौर में वापस नहीं चाहते थे जाना। नेपोलियन के द्वारा शुरू किए गए परिवर्तनों से उन्होंने यह जान लिया था कि आधुनिकीकरण राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत बनाने में सक्षम था।
यानी नेपोलियन ने जिस प्रकार से एक राजा के रूप में अपने आप को स्थापित करके और बहुत सारे एरियाओं के ऊपर कब्जा किया, तो इसका उनको भी आभास हो गया कि ये जो आधुनिकीकरण है ये राजतंत्र को और मजबूत कर सकता है और वह राज्य की ताकत को ज्यादा कारगर और मजबूत बना सकता था। एक आधुनिक सेना, कुशल नौकरशाही, गतिशील अर्थव्यवस्था, सामंतवाद और भूदासत्व की समाप्ति यूरोप के निरंकुश राजतंत्रों को शक्ति प्रदान कर सकते थे। यानी ये चीजें यूरोप के जो राजा थे वो ये मानते थे। जब भारत के ऊपर ब्रिटेन ने या डचों ने या फ्रांसीसियों ने, पुर्तगालियों ने राज किया, तो वहां पर यानी संबंधित देशों में राजा ही तो राज करते थे और वो इस चीज को समझते थे कि सेना एकदम आधुनिक हो, नौकरशाही एकदम व्यवस्थित हो, तो क्या हो जाएगा कि हमारा जो ये राज है ये लंबा चल जाएगा। तो ये जो चीज है, इस चीज को रूढ़िवाद का जो बाद में दौर आया उन्होंने भी इसको समझ लिया और 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्ति जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था। देखो, नेपोलियन को जब 1815 में हराया तो ये मेन ताकतें थी, ब्रिटेन था, रूस था, प्रशा थी और ऑस्ट्रिया। नेपोलियन एक से हारने वाला नहीं था, एक नाटा कद का व्यक्ति, लेकिन उसका जोश और जज्बा और साहस काबिले तारीफ थी, जिसने कि अधिकतर एरिया को अपने कब्जे में कर लिया था। कुछ एरिया ब्रिटेन का, आपके ओटोमन साम्राज्य का बचा था, बाकी अधिकतर एरिया को उसने कब्जे में कर लिया। लेकिन बाद में सबने एक होकर नेपोलियन को हरा दिया और उस हार के बाद में इन सब के प्रतिनिधि यूरोप की एक जगह पर बैठ के एक समझौता तैयार करते हैं। और ये कहाँ बैठते हैं? वियना में बैठते हैं। वियना में मीटिंग होती है और इसकी मेजबानी कौन करता है? ऑस्ट्रिया का चांसलर ड्यूक मेटरनिख, ये इसकी मेजबानी करता है। और इसके प्रतिनिधियों ने 1815 में वियना ट्रीटी यानी वियना संधि तैयार की और जिसका उद्देश्य बहुत सारी व्यवस्थाओं को बदलना, बहुत सारी व्यवस्थाओं को खत्म करना और नेपोलियन के जो युद्ध हुए थे यानी नेपोलियाई युद्ध के दौरान जो भी चीजें आई थी उनको बदलना था। फ्रांस की क्रांति के दौरान जो बुर्बो वंश वहां से जो हटा दिया था उसको वापस सत्ता में बहाल करना था। फ्रांस ने जो इलाके जीत लिए थे उन इलाकों को वापस खाली करवाना था और यानी जो नेपोलियन के नियम थे उन नियमों को भी काफी कुछ परिवर्तित करना। और इन सब का मकसद ये था कि फ्रांस की सीमाओं पर ऐसे कई राज्य बना दिए जाएं ताकि भविष्य में फ्रांस से उभर न पाए। ये मेन मकसद था इन सभी का, जो वियना के अंदर इकट्ठे हुए और उन्होंने जो समझौता किया। और उस समझौते के बाद में जिस प्रकार से नेपोलियन के साम्राज्य को बांट दिया था और वो किस तरीके से बांटा, देखो उत्तर के अंदर तो नीदरलैंड स्थापित हो गया और जिसके अंदर बेल्जियम आ गया था और दक्षिण के अंदर पिंडमार्ट में जिनेवा जोड़ दिया। प्रशा जो था उस प्रशा को उसकी पश्चिमी सीमाओं पर महत्वपूर्ण नए इलाके दे दिए गए, ठीक है, जबकि ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंप दिया। और जो महत्वपूर्ण काम था वो कौन सा हुआ? नेपोलियन ने जो 39 राज्यों का एक जर्मन महासंघ बनाया था उसे बरकरार रखा था। ये भी यहाँ पर तुष्टीकरण का काम किया था ब्रिटेन ने यहाँ पर, कि वो ये चाहते थे कि भविष्य के अंदर, जैसे ब्रिटेन हमेशा तुष्टीकरण करता रहा कि फ्रांस जब उभरता दिखा तो जर्मनी को मजबूत कर दिया, जर्मनी जब उभरता दिखा तो फ्रांस को मजबूत कर दिया, और उसी नीति के तहत जर्मन महासंघ को बरकरार रखा और पूर्व के अंदर रूस को पोलैंड का एक एरिया दे दिया, जबकि प्रशा को क्या मिला? सक्सनी का एक एरिया मिल गया। और सबका मकसद एक ही था और इन सब का मुख्य उद्देश्य उन राजतंत्रों की बहाली था जिन्हें नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया था। यानी नेपोलियन ने आसपास के ज्यादातर एरियाओं को कब्जे में किया, वहां पर जो राजतंत्र था उनको हटा के और स्वयं वहां का राजा बन गया। तो इन सब का यानी वियना कांग्रेस के अंदर जो बैठे थे उन सब का मकसद यही था कि उनके अंदर वो पुराना राजतंत्र वापस बहाल कर दिया जाए, यानी ये कॉन्सेप्ट वापस रूढ़िवाद की ओर ही पहुंचाना है और साथ ही यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करने का लक्ष्य ये लगता है।
और 1815 के अंदर स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाएं निरंकुश थी। यानी वो सिर्फ नेपोलियन के कॉन्सेप्ट को दरकिनार करके अपना जो विचार वहां लागू करना चाहते थे, लेकिन उससे डेमोक्रेसी आई नहीं। और कुल मिला के हम क्या बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से राष्ट्रवाद का कॉन्सेप्ट जो है और मजबूत होता गया। नेपोलियन से पहले मजबूत हुआ, लेकिन नेपोलियन ने आने के बाद में कुछ व्यवस्थाएं बदली, लेकिन नेपोलियन के जाने के बाद में वापिस जिस प्रकार से रूढ़िवाद स्थापित हुआ, तो उससे क्या हुआ कि वो राष्ट्रवाद की लहर और प्रबल होती गई। अब आगे देखें, वे आलोचना और असहमति बर्दाश्त नहीं करती थी। उन्होंने उन गतिविधियों को दबाना चाहा जो निरंकुश सरकारों की वैधता पर सवाल उठाती थी। ज्यादातर सरकारों ने सेंसरशिप के नियम बनाए, जिनका उद्देश्य अखबार, किताब, नाटक, गीत में व्यक्त उन बातों पर नियंत्रण लगाना था जिससे फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े हुए स्वतंत्रता और मुक्ति के विचार झलकते थे। फ्रांस के अंदर ही तो उस एरिया के अंदर सबसे पहले क्रांति होती है 1789 के अंदर। वहां पर जिस प्रकार से क्रांति प्रारंभ होती है और उस क्रांति के बाद में ही नेपोलियन को मौका मिलता है, तो वो जो चीजें वापिस यानी 1815 के बाद के दौर में जब वापिस झलकने लगी, तो उन गतिविधियों के ऊपर अंकुश लगाया, यानी सेंसरशिप के नियम बनाए कि ये चीज वापिस झलकेंगी तो हमारा राज चला जाएगा। और ये जो झलकने की बात है, यही तो राष्ट्रवाद है। लेकिन फिर भी फ्रांसीसी क्रांति की स्मृति उदारवादियों को लगातार प्रेरित कर रही थी। नई रूढ़िवादी व्यवस्था के आलोचक उदारवादी राष्ट्रवाद के द्वारा उठाया गया एक मुख्य मुद्दा क्या था? प्रेस की आजादी। ठीक है, प्रेस जब तक आजाद नहीं होगी तब तक राष्ट्रवाद जो है प्रभावी रूप से आगे नहीं बढ़ सकता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। यानी आज के समय में जिस प्रकार से सोशल मीडिया को जब तक आज़ादी नहीं मिलेगी, और वर्तमान में जिस प्रकार से सरकारों को जब लगता है ना कि सोशल मीडिया जैसे ट्विटर है, फेसबुक है, ये जो माध्यम है, इंस्टाग्राम है, इनके ऊपर जब सरकार को लगता है कि हमारे विरोध अगर भावनाएं चल रही हैं तो इनके ऊपर बैन लगा दिया जाए, तो ये क्या है, वो पुराने समय में जो सेंसरशिप की बात है कि वही सेंसरशिप आ जाती है। क्योंकि वो अपने रूढ़िवादी विचारों को जबरदस्ती थोपना चाहे, जनता उसका विरोध करे तो उनके ऊपर ही रोक लगा दी जाए, वही सेंसरशिप है। एक ये चित्र है, इसको समझें। ये एक व्यंग्य चित्र है, काफी पुराने समय किसी पेंटर का बनाया हुआ, और इसके अंदर देखो ये एक पट्टी है, इसके ऊपर नियम वगैरह बने हुए हैं। ये बहुत सारे लोग बैठे हैं और ये क्लब है। ये क्लब वही बात है, वो सारे जो लोग वहाँ बैठे हैं, कौन से वियना कांग्रेस वालों को दिखाया है इसमें। और इसके अंदर इसके ऊपर ये जो नियम लिखे हैं इस पट्टी के ऊपर, यानी क्लब के नियम बताए हैं। और इसमें लिखा है जैसे इस पढ़े लिखे समाज का पहला नियम खामोशी। देखो सबके मुंह के ऊपर पट्टी बंधी है, मास्क नहीं है, उस टाइम में पट्टी बंधी हुई है। हम ये सोच रहे हैं कि उस टाइम में भी क्या कोरोना आ गया हुआ, नहीं कोरोना नहीं आया, ये पट्टी बांध रखे, नहीं कोई बोल नहीं रहा, खामोशी। ठीक है ना। और एक ऐसी स्थिति से बचने के लिए जब इस क्लब का कोई सदस्य बोलने के लोभ का शिकार हो जाए, सदस्यों को प्रवेश करने पर मुंह बंद करने वाली मोहरें बांटी जाएंगी। यानी कुल मिला के इस चित्र को दिखाया है, इससे क्या प्रदर्शित हो रहा है कि जब लोग बोलेंगे नहीं, जब अपने अंदर जो विचार हैं उनको प्रकट नहीं करेंगे, तब तक क्या होगा, राष्ट्र के अंदर नई व्यवस्था जो है कायम नहीं हो पाएगी। और ये इसके अंदर दिखाया है, तो इससे क्या जाहिर होता है कि उस समय ये जो बातें हुई थी, इन बातों के अंदर जो लोगों के अंदर मन के अंदर घुटन थी, वो घुटन धीरे धीरे बाहर आई। और वो बाहर आने के बाद में जैसे मैंने पहले बताया था कि किस प्रकार से विभिन्न एरियाओं के अंदर क्रांतियां होने के बाद में अलग अलग राष्ट्रों का निर्माण होता है। और ये जो चीज़ें हैं, इंडिया का तो बहुत बाद में नंबर आता है। देखो आपके नेपोलियन के पतन के बाद में यूनान के अंदर स्वतंत्रता के लिए आंदोलन होता है, फ्रांस में चलता है, इटली का एकीकरण होता है, जर्मनी का एकीकरण होता है, स्लोव राष्ट्रवाद प्रारंभ होता है। तो कुल मिला के क्या है, इन सभी एरियाओं के अंदर राष्ट्रवाद की भावना और प्रबल होती है।
तो ये संक्षिप्त वीडियो था, इसके अंदर हमने इन चीज़ों को शॉर्ट में समझने का प्रयास किया कि किस प्रकार से यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद की भावना है वो आगे बढ़ती है। जल्द ही हम अगला वीडियो प्रस्तुत करेंगे। आप हमसे जुड़े रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सभी तक इसको शेयर करें। आपका कोई भी सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में डालें। आप वीडियो में जुड़े रहे। धन्यवाद। जय हिंद।